हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो कल निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट कर दिया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जाननी है। फर्स्ट थिंग, जो मैं ये बजट का जितना भी एनालिसिस करूँगा ये डिटेल्ड एनालिसिस होगा। ये कोई सिर्फ हाइलाइट्स में डिस्कस नहीं करूँगा, बल्कि एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि क्या बताया जा रहा है इसमें और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। दूसरी चीज़, ये किसी फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के लिए है या उस बंदे के लिए जो नॉलेज गेन करना चाहता हो। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं है कि मैं आपको लगेगा ये सीए है तो सीए के बारे में टैक्स एंगल से कुछ बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। ये सिर्फ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनके लिए है। उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इस बजट में क्या चीज़ें, जो बहुत सारी टर्म्स यूज़ की जाएगी, उनका मीनिंग क्या है और उनका इम्प्लीकेशन क्या है, और इस एंगल से कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। आप लोगों को क्या करना है, प्लीज़ जो भी आप ये इतनी बातचीत के बाद जो बंदे आप इस पे वीडियो को देखेंगे, प्लीज़ आप एक काम करो, आप अपने जो कॉपी है वो अपने पास रखो, अपनी डायरी अपने पास रखो और पेन रखो। मैं जो चीज़ें बोलूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलूँगा, उनको आप नोट डाउन करो अपनी कॉपी पे। मैं कोई इसका शॉर्ट नोट ऐसा कुछ देने वाला नहीं हूँ ना। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स कहीं और से ले लो। आप खुद से लेक्चर को पूरा देखो, जो जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा उनको अपनी डायरी पे नोट करो। वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो नॉलेज आपको गेन हो जाएगी वो आपको ओवरऑल लाइफ के लिए, ठीक है ना, वो भी आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। बट एग्जाम में फिर क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो आप नोट डाउन कर देना, ठीक है दोस्तों। आई होप आप इस सेशन को पूरा देखोगे और मैं इसका डिटेल एनालिसिस करूंगा। मोस्टली आप देखोगे कि लोग इसको शायद एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, बट आई फील मैं कम से कम इसके 4 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करूंगा। वो 4 लेक्चर्स भी क्यों है वो मैं आपको बता दूंगा। बट आई होप यू विल लाइक दिस सीरीज एंड यू विल वॉच इट टिल एंड, ठीक है। तो इससे पहले हम बजट पे आ जाए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ है समझना कि सरकार के पास पैसा, हम जो अभी बोलते हैं से बजट से एक्सपेक्टेशन क्या होती है, नॉर्मली आम लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि गरीबों के लिए कुछ होगा, मिडिल क्लास को लगता है मिडिल क्लास कुछ है। अगर मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो मुझे क्या लगता है कि यार टैक्स कम लगना चाहिए, मेरा यही एक्सपेक्टेशन है। अब जिसकी जॉब नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड है, वो चाहता है बजट से एक्सपेक्टेशन है कि उनको जॉब मिलनी चाहिए। ये सारी एक्सपेक्टेशन बिजनेसमैन है, वो लगता है कि हमारे टैक्सेस कम होने चाहिए। कुछ लोगों का होता है कि हमें एग्जम्पशंस मिलनी चाहिए, किसी का होता है कि ग्रोथ, सबको अपना अपना बेनिफिट एक्सपेक्टेड होता है। और हमें हमें कौन कंट्रोल करता है, हमें कौन रेगुलेट करता है, कंट्री को कौन रेगुलेट करता है, यहाँ की सरकार रेगुलेट करती है। तो सब इस बजट को देखते रहते हैं कि क्या है हमारे लिए इसमें, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है सरकार से और उनके पास इक्वली प्रेशर भी होता है, ठीक है। फिर ये बजट कितना रियलिटी में आता है वो नहीं, वो अलग बात है। बट हम समझेंगे ज़रा सरकार के एंगल से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आपको अपने एंड से तो अब एक्सपेक्टेशंस है, आप अभी अगर पढ़ाई करो तो आपके एक्सपेक्टेशन यार ऐसा बजट आए कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो जाए, है ना। मैं हूँ सैलरीड क्लास बंदा, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा बजट हो कि भाई महंगाई कम हो जाए और हमारा टैक्स कम हो जाए। इन सब चीज़ों का बैलेंस बनाने के लिए सरकार बजट इस तरह से लाती है कि सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब ज़रा पहले देखेंगे कि हम जो बोलेंगे सरकार को खर्चा कर लो, कहाँ कहाँ पे सरकार का खर्चा होता है, पहले ये समझ लेंगे कि सरकार कहाँ पे खर्चा करती है। तो सरकार ने इधर जो इन्होंने बजट की जो समरी है उसमें इन्होंने बोला कि अगर हम 1 रुपया हम खर्च करेंगे, वो कैसे, उसका किस किस परसेंटेज में खर्च होता है। या ऐसा समझ लो, अगर सरकार के पास 100 रुपया खर्च करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 100 रुपया खर्च करने के लिए, वो कहाँ कहाँ पे खर्च करती है। आप देख तो कितनी चीज़ें जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार करे, हमारे रोड्स, हॉस्पिटल्स, टीचर्स की सैलरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ हम सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो गवर्नमेंट बोलते हैं हमारा जो आने वाला साल है बजट, उसमें अगर हम 100 रुपया खर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से खर्चा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं। वो सबसे पहले बोलती है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। वो बोलती है कि डिफेंस पे हम 8% खर्चा करेंगे। सरकार बोलती है कि हमारे बजट का 8% जो खर्चा होगा वो किस पे होगा, डिफेंस पे होगा। और सब्सिडीज पे हम 8% देंगे। खर्चा होगा ना तो लोगों को सब्सिडीज देंगे। मतलब कोई चीज़ है, जैसे चावल है, सरकार चावल जो है, राइस जो है, किसानों से 20 रुपए पे खरीदेगी। सपोज मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ, वो 20 रुपीज़ पे खरीदी, उसका मिनिमम सेलिंग वैल्यू है 20 रुपये। अभी जो एमएसपी का लड़ाई थी फार्मर्स के बीच में, सपोज सरकार 20 रुपया देती है एक किसान को, बट यही चावल का 1 किलो जब वो गाँव में पहुँचाते हैं लोगों के लिए, तो वो कितने पे देते हैं उनको, 12 रुपये में। तो यहाँ पे 8 रुपये का जो लॉस हो गया सरकार को, वो कौन बियर करता है, दैट इज बीन बोर्न बाय द सरकार ना। तो वो उसको बोलते हैं सब्सिडीज। अभी तो चावल वावल पहले गैस पे ये सब चीज़ पे होती है, जो भी सब्सिडीज है वो इसने रखा। या कोई गवर्नमेंट बोलता है कि आप
यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आप बोलते हो आप ऐसा करो, लोन ले लो, हम आपको इतनी सब्सिडी देंगे, तो वो सब्सिडीज़ पे 8% सरकार खर्चा करेगी, डिफेंस पे 8% खर्चा करेगी, और सेंट्रल की कुछ सेंट्रल की जो अपनी स्कीम्स होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, ठीक है ना, जो सेंट्रल लेवल की स्कीम्स है उस पर वो 15% खर्चा करेगी, ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 9% खर्चा करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंशन पे 4%, बाकी खर्चा 9%। और सरकार के पास फंड्स कम पड़ते हैं, मैं अभी ऊपर दिखाता हूँ एक स्लाइड में कि सरकार के पास पैसा जो हो कम होता है, पूरा नहीं हो पाता है, सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा वो मैं दिखाऊंगा, वो कम पड़ता है, उसके लिए सरकार लोन लेती है आरबीआई से नॉर्मली, या फॉरेन से लोन लेती है। तो वहाँ वो लोन का क्या देगी सरकार, फिर इंटरेस्ट देगी। सरकार अपने बॉन्ड्स इशू करती है, तो उस पर क्या करती है, वो जिसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। और जो टैक्स कमाती है सरकार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेस कलेक्ट करती है उसमें से कुछ शेयर स्टेट्स का होता है, क्योंकि हमारी फेडरल स्टेट जो बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को शेयर देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपना खर्चा करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से जो उसके पास 100 रुपया अगर वो खर्च करेगी तो 17 रुपया स्टेट गवर्नमेंट्स को शेयर के लिए। और फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर्स में आता है, फाइनेंस कमीशन भी एक नोडल एजेंसी होती है। जैसे कुछ चीज़ें होती है जो मिक्सड पूल में जाता है पैसा, उसमें स्टेट में आपने देखा होगा पंचायती, ये क्या बोलते हैं इसको, पंचायती, ये जो पंचायत होती है इनके लिए जो फंडिंग होती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इसी मिक्स्ड पूल से आती है, तो फाइनेंस कमीशन एलोकेशन करती है। तो ये बेसिकली वो आइडिया देती है सरकार कि हम जो खर्चा करने वाले वो इस तरीके में खर्चा होगा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे कैसे खर्चा होगा, बट एक्सपेक्टेशन है कि रुपी जो हम एक खर्च करते हैं वो कहाँ कहाँ पे खर्चा होता है। इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि सरकार जो खर्चा करते हैं कहाँ कहाँ पे खर्चा करती है। अब बात आएगी सरकार के पास ये पैसा कहाँ से आएगा। प्लीज़ मेरे दोस्तों ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। सीधे डायरेक्टली बजट पे आने का कोई फायदा नहीं है। इतना ही नहीं है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला जाएगा, वो तो आपको ऐसे ही वेब से मिल जाएगा, बट चीज़ है आप लॉजिकली चीज़ों को समझ लो, आप कंसेप्चुअली चीज़ों को समझो, ये चीज़ें क्या होती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया सरकार कहाँ कहाँ पे खर्चा करती है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिला। अब सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा मेरे दोस्तों, देखो पैसा कहाँ से आएगा। अगर मैं सबसे ज़्यादा पैसा देखूंगा तो सबसे पैसा ज़्यादा अर्निंग के सूरत में गवर्नमेंट के पास आ रहा है जीएसटी से। जो आप लोग मेरे दोस्तों कुछ भी आप खरीदो, आप उस पर जो टैक्स लगता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, वो है जीएसटी। तो जीएसटी से गवर्नमेंट को क्या आता है, 16% रेवेन्यू आता है। आउट ऑफ 100 रुपीज़ अगर वो गवर्नमेंट कमाएगी तो 16% कहाँ से एक्सेप्ट कर रही है, टैक्सेस से, जीएसटी से। और इनकम टैक्स जो लोगों से लिया जाता है, जिनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, आपको पता है उनको इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो 15% इनकम वहाँ से आती है, 16% जीएसटी से आती है। कॉर्पोरेट्स, कंपनीज से उनको जो टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स 15% आता है। एक्साइज ड्यूटी जो लगती है मैन्युफैक्चर, अभी जो पेट्रोल डीजल है इस पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, शराब पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, और बाकी चीज़ों जिन पे भी एक्साइज ड्यूटी लगे, मेनली तो इन दो पे लगती है अभी, तो वो 7% वहाँ से कलेक्ट करेगी। और नॉन टैक्स रेवेन्यू अदर देन टैक्सेस, अगर गवर्नमेंट के पास कोई रेवेन्यू आएगा उसका रेशियो है 5%। इंपोर्ट जो करते हैं वहाँ पे सरकार कस्टम ड्यूटी लगाती है, तो वहाँ से 5%। तो अगर आप देखोगे 16% प्लस 5% प्लस कॉर्पोरेशन प्लस एक्साइज, ये सारा इसको सरकार को मेनली टैक्सेस से आता है। अगर आप देखोगे 15, 30, 35, 42, 60%, तो अराउंड 60% जो गवर्नमेंट को पास पैसा आएगा वो टैक्सेस से आएगा मेरे दोस्तों। जो बच्चे हमारी चैनल पे रेगुलरली पढ़ते हैं उनको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 2 है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको जो सारे को अभी आपको पता होगा, निर्मला सीतारमण ने ये दिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसमें 2 डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आपने पढ़ा था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, है ना, क्योंकि मेजर रेवेन्यू यहाँ से आने वाला है, वही मैंने आपको दिखाया। 60% रेवेन्यू जो है टैक्सेस से आ रहा है, इनफैक्ट रेवेन्यू यही है, और नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स 2% है। बाकी जो है रुपी, ये तो रेवेन्यू था, ये तो इनकम थी सरकार की। उसके बाद क्या होगा, जो डिफिजिट होगा उसको पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, बोरोइंग्स लेती है। सरकार के पास अगर आप बोलोगे 100 रुपया आया सरकार के पास, जो बोलती है सरकार कि हमारे पास 100 रुपया आएगा, तो 62% यहाँ से, 65% यहाँ से, 35% सरकार लोन लेगी। इसी वजह से क्या क्रिएट होता है सरकार के लिए, डेफिसिट, जो हम बोलते हैं ना डेफिसिट होता है सरकार को। वो कहाँ से वो डेफिसिट आता है, इसी वजह से कि जो रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट के पास वो कम होता है एज कम्पेयर टू खर्चे। मैंने आपको दिखा दिया खर्चे कितने हैं, ये देखो, ये गवर्नमेंट को खर्चे करने हैं और ये यहाँ से इसको रेवेन्यू आएगा। अब तभी क्या करती है गवर्नमेंट, मैं कुछ चीज़ें ऐसे भी बताऊंगा जो बजट के साथ लिंकेड नहीं है, बट जो आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। किसी को ये बोरिंग लग सकता है, बट ये जो चीज़ें मैं बोलूँगा ये मेरी नॉलेज, इतने सालों की फाइनेंस की एक्सपीरियंस, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना।
तो अभी क्या होता है, गवर्नमेंट को यही बैलेंस करना होता है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट बोल रही है कि इतना हम खर्चा करेंगे, इससे वो पता है प्रैक्टिकल फेल क्यों होती है सरकारें, क्योंकि सारा पैसा जो है वो आप दिखा देना वो इमेज में, इतना नल से सारा पैसा आता है सरकार से, आगे आगे जिस बंदे के लिए ये चाहिए होगा पैसा उसको कुछ नहीं मिलता, चुल्लू भर पानी मिलता है। वो एक प्रॉब्लम होती है कि ये फेलियर्स होते हैं, अगले साल फिर और खर्चे करने पड़ते हैं, दिखाने को खर्चा हो जाता है बट आम लोगों तक वो पहुंचता नहीं है। बट उसके बाद भी प्रॉब्लम ये है, इतना खर्चा करने के बाद भी अगर इतना खर्चा वाकई करेगी सरकार तो उसके पास उतने पैसे नहीं आएंगे, तभी जाके वो क्या करते हैं, टैक्सेस बढ़ाते हैं। आप देखोगे, अभी मैं जस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में नहीं लाया गया है मेरे दोस्तों। पेट्रोल और डीजल पे सिर्फ अभी भी एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है, और बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, अनलेस अदरवाइज आपको पता होगा बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है उस पर। क्यों? वहाँ से ही तो रेवेन्यू आ रहा है। अगर वो हम बोलेंगे यार पेट्रोल और डीजल को कम करो, टैक्स कम करो, ठीक है, फिर सरकार को पता है कि हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे खर्चा करने के लिए, खर्चा करने के लिए उस कम पैसे पे भी हो सकता है, बट फिर उतनी एफिशिएंट गवर्नमेंट और इतने सारे लोग जो है वो करप्ट नहीं होने चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली वी ऑल आर करप्ट। हम माने या माने ना माने, हम में से मैक्सिमम लोग करप्ट है, कुछ गिने चुने लोग हैं जो करप्ट नहीं है। करप्ट यही नहीं होता है कि मैं एक जॉब करता हूँ और मैं वहाँ करप्शन लेता हूँ, हमारी थॉट प्रोसेस करप्ट है, तभी जाके ये सारे स्कीम्स ही रहती है, रियल बेनिफिट तो कुछ नहीं मिलता है। और सरकार फिर ऐसी आती है, लूटती है, अपना काम चला जाती है, वो सेपरेट चीज़ है। बट मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दी एक चीज़ जानने के लिए एज ए स्टूडेंट आपके लिए, कि सरकार के पास पैसा आता है किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ पे खर्च होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि इस साल का जो बजट होने वाला है, इसमें सरकार क्या सोच रही है कि हमारे पास हम कहाँ कहाँ पे खर्चा करेंगे, क्योंकि अब वो दिखाएगी कि आएगा कहाँ से पैसा, दैट विल बी आल्सो वन थिंग। वो आपको समझ आ गया, यहाँ से इनकम आएगी तो इधर ये कुछ ना कुछ छेड़ेंगे, कहीं पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा देंगे, कहीं पे जीएसटी बढ़ाएंगे, कहीं पे कुछ कम करेंगे, जो भी होगा बैलेंस करने के लिए अपनी इकोनॉमी के लिए, और ये चीज़ करेंगे, हम कितना लोन लेंगे वो सारी चीज़ बताएंगे, और हम कहाँ कहाँ पे खर्चा करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, और क्या सेंट्रल थीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो हमें पता चलेगा कि इस बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण ने क्या बोला। अब हम उस पर आ जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। और मैं यहाँ पे मेरे दोस्तों क्या करूँगा, मैं एक एक लाइन को लूंगा, नो मैटर हमें 3 से 4 दिन लगे, बट ऑनेस्टली अगर कोई बच्चा कंप्यूटर एग्जाम के लिए पढ़ रहा है उसको ये वीडियोस पूरे देखने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 या 4 घंटे में बनेंगे, बट आपको जो नॉलेज मिलेगी वो बहुत ज़्यादा नॉलेज में, रादर देन आप बोलोगे मैं कोई शॉर्ट वीडियो देखूंगा। शॉर्ट वीडियो से आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में क्या होता है, बोला कुछ किया होता है, अपने शॉर्ट नोट्स में कुछ लिखा जाता है और ट्रांसफ़र कुछ होता है, और पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछती हो। और एग्जामिनेशन में, कम्पिटिटिव एग्जाम में आप उस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते हो। तो हम पूरा जो डायरेक्टली स्पीच आया निर्मला सीतारमण का, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसमें कुछ चीज़ें टर्म्स होंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह यू विल लव इट, और आपकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बजट है 2023 में 1 फरवरी को दिया गया, इसने द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग मेरे दोस्तों। और इसके बाद सबसे पहले आपको याद रखना, ये जो बजट दिया गया 2 पार्ट्स में दिया गया, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी इज ओनली रिगार्डिंग द टैक्सेस पार्ट, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से हमें इनकम और ये सब कुछ एक्सपेक्ट करनी है। और पार्ट ए इज बेसिकली ऑन एक्सपेंडिचर। आप ऐसा बोलते हो, पार्ट ए बेसिकली है सरकार का कि हम कहाँ कहाँ पे खर्चा क्या चीज़ करने वाले हैं जिससे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी। और पार्ट बी है कि हमारे पास इनकम कहाँ से आने वाली है, और टैक्स के लिटिगेशंस रेगुलेशंस के लिए थोड़ी सी चीज़ें हैं कि टैक्स में जो जो चेंज है वो भी है, चाहे डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स, वो पार्ट बी में कवर है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलो, जो जो चीज़ें हैं वो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको, उस पर फोकस करेंगे। फर्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो उन्होंने अपने बजट में बोली, कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है इन द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड टू बी 9.2%। तो ये आप अपने नोट्स पे नोट करो, जो प्रपोज जीडीपी है आने वाले साल की, दैट इज 9.2%, हाइस्ट एमंग ऑल लार्ज इकोनॉमी। इंडिया भी लार्जेस्ट 4th 5th लार्ज इकोनॉमीज में आ जाती है, एग्जैक्टली क्या आई डोंट नो, बट एमंग ऑल द लार्ज इकोनॉमीज इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये इन्होंने एस्टिमेट में बोल दिया कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी वो होगी 9.2%। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इस बजट, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर एग्जाम में कि बजट 22-23 जो है, इसमें एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड बजट ये जीडीपी क्या है, प्रैक्टिकली कितना होगा वो पता चल जाएगा,
क्योंकि बजट भी जब ये सारे फिगर्स बनाई जाती है तो कुछ चीज़ें होती है जो वो बोलते हैं कि एज्यूमिंग दीज थिंग्स रिमेन लाइक दिस कॉन्स्टेंट, तब ऐसा होगा। वो इकोनॉमिक सर्वे में आता है जो उन्होंने एक दिन पहले प्रेजेंट किया था, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। इकोनॉमिक सर्वे में वो डिटेल में बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होगा अगर ये चीज़ रहा, मतलब अगर लॉकडाउन नहीं रहा, अगर कोविड की कोई और वेव नहीं है, अगर मानसून ठीक रहा, ये सब कुछ ठीक रहा, कंट्री में हालात ठीक हुई, तो ये चीज़ होगा। तो दैट इज़ ना सब्जेक्टिविटी की बात आती है। तो सबसे पहला चीज़ आपको एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इट्स एक्सपेक्टेड कि इस साल की एस्टिमेटेड जीडीपी जो है वो रहेगी 9.2%। और ये क्या है, हाईएस्ट एमंग ऑल, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, इट्स हाईएस्ट एमंग लार्ज इकोनॉमीज, ठीक है ना। उसके बाद बोलती है कि कोरोना वायरस आ गया, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो हम सबको पता है। बट इसमें जो है इन्होंने जो टर्म्स यूज़ की, इस सरकार की जो एक खूबी बोलो या जो भी जो बोलो, एक तो जुमलाबाजी है और कुछ ये ना कुछ वर्ड, मुझे एक्जैक्टली वर्ड्स के लिए वर्ड नहीं आता है, ये कुछ पंच लाइन्स देती है जो फेमस होती है। जो पीएम है वो भी स्टार्ट कर लेता है और फिर वो ट्रेंडिंग हो जाता है। यहाँ पे अभी जो सेंट्रल थीम थोड़ी सी जा रही है वो है सबका प्रयास, मीन्स सबका एफर्ट। ये बोल रहे हैं कि देश को आगे लेना तो सबका एफर्ट चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का एफर्ट चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एफर्ट चाहिए, लोकल बॉडीज़ का एफर्ट चाहिए, इंडिविजुअल्स का एफर्ट चाहिए। तो ये बोल रहे हैं, अभी तक जो हुआ सो हुआ, हालात बहुत ख़राब रहे 2 साल से, बट वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर कॉन्फिडेंट दैट विद एफर्ट्स ऑफ एवरीवन वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी एंड ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। अब उसमें क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो इस साल मनाया गया था, जो 21-22 का थीम जो था, जो 21-22 का थीम था, मतलब 15 अगस्त 21 को इंडिया की इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स हो गए। तो ये जो पूरा अगस्त से लेके इस साल तक 21-22 में इस पूरे साल को लिए, मतलब 75th ईयर जो होगा इंडियन इंडिपेंडेंस का, उसको इन्होंने जो टैगलाइन दी थी आज़ादी का अमृत महोत्सव, आपने बहुत इसकी ब्रांडिंग देखी होगी, ये चलती आ रही थी आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो 75th ईयर इसको आपने कंप्यूटर एग्जाम के लिए याद रखा, वॉज सेलिब्रेटेड एज आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है ना। ये इन्होंने शायद पीएम ने अपने पीएम इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में दिए थे और तब से ये चलता आ रहा है, और हर जगह आप देखो आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब ये बोल रहे कि 75 ईयर्स हो गए, नाउ अब हम आए हैं अमृत काल में। अगेन इन्होंने एक और यूज़ किया वर्ड अमृत काल। अमृतकाल ये मतलब हिंदू मतलब इसका स्क्रिप्चर्स में ये वर्ड यूज़ किया जाता है। अमृतकाल, काल मीन्स टाइम एंड अमृत मीन्स पाइस। जैसे सिखिज्म में होता है कि जब बैप्टाइज करते हैं तो अमृत दिया जाता है, तो अमृत काल जो बोलते हैं, ये बोलते हैं एक काइंड ऑफ, आप ऐसा लगा लो प्रेशियस टाइम में आ गए हम, इस इंडिया के जर्नी में एक इंपॉर्टेंट टाइम पे आ गए जहाँ पे टाइम बहुत महत्वपूर्ण है और हम इससे बहुत फायदा ले सकते हैं। अब इन्होंने जो यहाँ पे टारगेट दिया है अमृत काल में, अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75th ईयर, नाउ अब इन्होंने बोला अमृत काल, और अमृत काल का जो इन्होंने टाइम ड्यूरेशन रखा दैट इज द 25 ईयर्स। दैट इज आज अगर 75 ईयर्स है, आज अगर 75th ईयर है, 75 ईयर टू 100 ईयर, ये जो 25 ईयर्स है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द अमृत काल। ये जुमलाबाजियां हैं, मतलब सरकार यूज़ करती है, वो अलग बात है, बट आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों। आई होप यू आर मेकिंग दीज थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू। तो अमृत काल इन्होंने क्या रखा, 25 ईयर्स जो रखे, ठीक है ना, टू लीड इंडिया एट 100, क्योंकि उसके बाद हम बोलेंगे कि इंडिया 100 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस के। तो अब इन्होंने बोला है विजन फॉर इंडिया 100, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे पे भी ये बोला था, तो अब इन्होंने भी बजट में इसी चीज़ बोला। तो इन्होंने जो बजट बना दिया है, आप ऐसा बोल सकते हो विद अ विजन कि नेक्स्ट 25 ईयर्स में हम इंडिया को कहाँ देखना चाहते हैं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। अब 25 ईयर्स में आप जो देखो कितना बड़ा विजन है, 25 साल के लिए इन्होंने रखा है। आई डोंट नो एक्जैक्टली व्हाट्स द प्लान बिहाइंड दैट, बट अब इतना याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75th ईयर में सेलिब्रेट किया गया, और नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए जो इन्होंने टाइम दिया दैट इज अमृत काल। तो इन्होंने बोला कि हम इसी के लिए जो विजन बोलते हैं ना, विजन 40 आगे का विजन ये सब कुछ, तो इन्हें विजन एट 100 कि इंडिया को ये आने वाले 100th इंडिपेंडेंस डे तक कैसा देखना चाहते हैं। अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, एक कोटेशन है जब मैं यहाँ पे कोट करूंगा, क्योंकि मुझे जो इस बजट से फीलिंग आ गई ये सेंट्रल थी वही है। अब सच कितना होगा झूठ कितना होगा वो अलग बात है मेरे दोस्तों, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सपोर्टर वो सब कुछ नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं बोलता अच्छा, बट मैं बोलता हूँ व्हाट आई एम फीलिंग फ्रॉम दिस बजट। कि बोला जाता है मतलब किसी फेमस स्कॉलर की ये कोटेशन है विच गोज लाइक कि इफ़ आई हैव 10 आवर्स टू कट अ ट्री आई विल स्पेंड माई 8 आवर्स इन शार्पिंग द एक्स। अगर मेरे पास 10 घंटे हैं एक पेड़ को काटने के लिए, तो मैं 8 घंटे लगाऊंगा कहाँ पे,
अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको तेज़ करने में, क्योंकि अगर वो तेज़ होगी तो मेरा फिर एफर्ट कम लगेगा काटने में। सेम गोज हियर, अगर हमारा 25 साल का विजन है, 25 साल में देखना चाहता है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें। हम बहुत ज़्यादा खर्चा करें अपनी कंट्री में, किस चीज़ को लेके? कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट जो मेरे चैनल पे है उनको पता है कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ऐसे खर्चे करना जिनका फायदा आपको आने वाले सालों में आ जाए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का उसी साल आता है, तो ये सरकार क्या फोकस कर रही है विजन 25 ईयर्स का, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा। तो यहाँ पे आपको फील आना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्यों? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है मेरे दोस्तों? एसेट्स क्रिएट होते हैं और एसेट्स पे फिर रेवेन्यू आ जाएगा। जब आप अपने आप को बहुत ऊपर जाना तो आप मेहनत क्या करोगे? एसेट्स बनाओगे। ये हम अपनी फाइनेंशियल, अपनी पर्सनल लाइफ में भी बोलते हैं कि आप रादर देन खर्चा करने के आप एसेट्स क्रिएट करो और वो एसेट्स आपको इनकम देते रहे। आई होप दीज थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू। ठीक है, तो सरकार का फोकस भी उसी चीज़ पर है कि हमें आगे 25 साल का विजन लेके, तो हम आने वाले टाइम में अभी बहुत खर्चा होने करने वाले, क्योंकि उसके बाद फिर क्या होगा? वो एसेट जो हम बनाएंगे वहां से हमें रेवेन्यू मिलेगा और हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रो करेगी। उसके बाद भी इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद भी इनका टारगेट है कि 9.2% हमारी इकोनॉमी फिर भी ग्रो करेगी। अब ये बोल रहे हैं बाय अचीविंग सर्टन गोल्स ड्यूरिंग द अमृतकाल में हम कुछ गोल्स अचीव करेंगे। उसके बाद हमारे गवर्नमेंट का विजन क्या है? व्हाट इज द दे आर कंप्लीमेंटिंग द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ फोकस विद द माइक्रो इकोनॉमिक लेवल ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक लेवल जो है और माइक्रो इकोनॉमिक लेवल जो है, जो इकोनॉमिक्स के बच्चों को वो इस चीज़ को बेहतर से जानते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है। तो सरकार का यही बोलना है कि चाहे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हो या माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर है, दोनों चीज़ों में हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों? दोनों चीज़ों में हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों? इस तरीके से लाएंगे, नोट, हाँ, कि वो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? हमारी सही डायरेक्शन में जाएंगे। माइक्रो, ऐसा नहीं है कि हम मैक्रो पे फोकस करेंगे और मैक्रो लेवल को भूल जाएंगे, मैक्रो लेवल पे फोकस करेंगे और माइक्रो लेवल पे भूल जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि इस तरीके से चलाएंगे इकोनॉमी को कि दोनों का हमारा ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाए। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको लोगों को पता होगा कि जो सप्लाई डिमांड ये सब चीज़ पे होता है, और मैक्रो इस लेवल पे होता है मेरे दोस्तों, इकोनॉमी एज अ होल पे होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, जैसे हम बोलते हैं कंट्री की जीडीपी, एनएनपी, ये सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन रेट, सीआरआर, एसएलआर, वो आपकी फिर आ जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो ये बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल भी और माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर, दोनों चीज़ों पे हम चीज़ें मतलब वो अचीव करेंगे। दूसरा चीज़ क्या रहेगा? प्रमोटिंग डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी पे इस पे जो कंट्री है वो फोकस करने वाली है। मतलब कंट्री किस डायरेक्शन में जा रही है अभी? डिजिटलाइजेशन में। आप अभी देखोगे बहुत सारी चीज़ें जो सरकारी चीज़ें जो होती है पेपर मोड पे होते थे, वो अब ऑनलाइन हो रही है, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि नाउ द फ्यूचर इज डिजिटलाइज। अभी इसमें पढ़ेंगे हम आगे टेक्स्ट में, इधर जब आएंगे कि क्रिप्टोज पे टैक्स लगा दिया गया और सरकार अपनी डिजिटल करेंसी लाएगी। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इस बजट में जो लाई, और टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ हो जाएगा। यहाँ से ऐसी भी चीज़ें भी मिलती है, आपको हिंट्स भी मिल जाएंगी कि आने वाले टाइम में कहाँ कहाँ पे पैसा लगाने में फ़ायदा है। कि डायरेक्शन क्या मिल रही है? तो डायरेक्शन मिल रही है कि हमारी इकोनॉमी क्या है? डिजिटल इकोनॉमी हो जाएगी एंड फिनटेक। ठीक है ना, तो मतलब पेटीएम वेटीएम ये सारी चीज़ें हैं, इनका बूस्ट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी एनएलपी डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट हमारी होगी टेक्नोलॉजी एनएलपी हो गई। हम टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे आप लोग बोलते हैं कि सर ओएमआर भी ले लो, अब सीबीटी इज द फ्यूचर, सीबीटी इज द, हम बोल रहे हैं सीबीटी में जो लूप वाला है उनको आप प्लग करो, क्योंकि आने वाला टाइम वही है, कंप्यूटराइज ज़माना ही है। एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि इतना सारा डेवलपमेंट जब आप करोगे तो नुकसान तो पड़ेगा, तो क्लाइमेट को बचाने के लिए आप चीज़ क्या करोगे? तो ये भी हमारा एक विजन रहेगा। और रिलाइंग ऑन द वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विद पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट हेल्पिंग टू कोविड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है? ये सब खर्चे के लिए तो पैसा लगेगा, पब्लिक कैसा पैसा कैसे आएगा? तो देयर विल बी प्राइवेट प्लेयर से पैसा लिया जाएगा, पब्लिक से पैसा लिया जाएगा, जो भी होगा उसको बोलते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होती है। ठीक है ना, ये भी आगे आएगा किस तरह से ये प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन को बूस्ट कराएंगे। ठीक है ना, तो इसको अगर हम समराइज करेंगे, वो भी इन्होंने जो इसका हाईलाइट्स दिया है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो अमृत काल में जो गोल्स है वो 3 है बेसिकली। एक है फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर, दूसरा है प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, और तीसरा है वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, तो सरकार भी कुछ पैसा लगाएगी और प्राइवेट प्लेयर से भी पैसा लिया जाएगा।
अब गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे जो 4 प्रायोरिटीज है इस साल में जो होने वाली है, हमारी 4 प्रायोरिटीज है, वो है पीएम गति शक्ति, हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 4 प्रायोरिटीज रहेंगी। तो सारा बजट जो इन्होंने रखा है वो इन 4 इनके मतलब इन 4 कॉर्नर्स के अगेंस्ट में रखा है। क्या? पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, फाइनेंसिंग। तो हमें ये 4 चीजें सीखनी है, तो हमें पूरा बजट समझ आएगा। आज का जो ये हमारा पूरा लेक्चर होने वाला है, इसमें हम सिर्फ पीएम गति शक्ति के कंटेक्स्ट में क्या क्या बातें होंगी उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, पीएम गति शक्ति के कंटेक्स्ट में हम क्या क्या बातें होने वाली है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये करने की जरूरत है नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताता हूँ आपको। अभी तक इतना ही था। अब ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये देखो, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस पे मैं अलग से वीडियो लाऊंगे। इन 14 सेक्टर जो इन्होंने लास्ट बजट में लाया था, आत्मनिर्भर भारत जो था, मेड इन इंडिया जो इन्होंने कंसेप्ट दिया कि इंडिया विल बी मतलब सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट। ठीक है ना, तो इंपोर्ट्स को ये कोशिश करेंगे कि कम से कम हो जाए, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो गई, मेक इन इंडिया पॉलिसी जो इन्होंने लाई, आत्मनिर्भर भारत हो जाए। और उससे क्या हो गया, उसमें बहुत अभी भी स्कोप है, देयर इज अ स्कोप पोटेंशियल टू क्रिएट 60 लाख न्यू जॉब्स। क्योंकि जब आप इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करोगे, यहाँ के प्राइवेट प्लेयर्स, यहाँ की जो कंपनीज हैं उनको ज़्यादा फायदा दोगे, उनको बचाओगे बाहर के प्लेयर से, तो यहाँ की कंपनीज में क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। आई वर्क इन ए पब्लिक कंपनी, तो मुझे पता है ये चीज़ें कितने ग्राउंड लेवल पे इफेक्ट हो गए। वी आर नॉट सपोज टू इम्पोर्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज, वी आर नॉट सपोज टू डू द ग्लोबल टेंडर। उससे क्या होता है, अप टू 200 करोड़ वो हम इंडिया से प्रोकर करेंगे। इंडिया से प्रोकर करेंगे, अगर नहीं है अभी आज की डेट में, तो क्या करेंगे, कंपनीज आ जाएंगे, वो बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो दैट इज हाउ द आत्मनिर्भर भारत है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इससे पोटेंशियल 60 लाख न्यू जॉब्स। अब देखोगे जॉब्स के क्राइसिस है, बोल रहे इतने सारे लोगों को जॉब्स नहीं है। अभी देखा आरआरबी एनटीपीसी जो ये रिक्रूटमेंट हो गई थी, कितने 35,000 जॉब्स के लिए 1.5 करोड़ बिहार में लोगों ने, मतलब 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। ये दिखाता है अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। ठीक है ना, तो विद एन एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 30 लाख करोड़ ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है, मतलब इससे इन 14 सेक्टर में इन्होंने लाया। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मैं अलग से इस पर एक वीडियो लाऊंगा पूरा समझाने के लिए, एमएसएमईज और सब चीज़। बट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यहाँ का जो पोटेंशियल है दैट इज अराउंड 60 लाख न्यू जॉब्स, और प्रोडक्शन एडिशनल प्रोडक्शन है ऑफ 30 लाख। ठीक है ना, और फिर वही आएगी डाइवर्समेंट की बात कि हम जो अभी क्या होता है मेरे दोस्तों, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज होती है जिनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज। क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, इनमें सरकार का पैसा होती है। तो सरकार का अभी ये वाली सरकार का बहुत बड़ा ये चीज़ रहा है कि सरकार इज़ नॉट हियर टू डू द बिजनेस। तो सरकार उन कंपनीज के जो शेयर सरकार के पास है वो बेचेगी, वहाँ से जो पैसा आएगा यहाँ पे लगाएगी, रोड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएगी, वहाँ पे नहीं लगाएगी। वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को बोलेगी आप बिजनेस करो, हम आपसे टैक्सेस लेंगे, ये हमारा काम नहीं है। दिस इज द थिंकिंग ऑफ दिस गवर्नमेंट। कोई इससे डिसएग्री कर सकता है, मैं भी करता था या अभी भी करता हूँ, किन चीज़ों पे लेके ये सोचते हुए उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है। बट सरकार का फोकस रहेगा कि हम वहाँ से पैसा निकालेंगे, जो सरकार का पैसा अभी इन शेयर्स पे लगा है, जहाँ से फिर उनको डिविडेंड भी मिलता है, वहाँ से निकाल के वो इन जगहों पे लगा लेंगे। ठीक है ना, तो ये इन्होंने बोला है कि हमारा जो फोकस रहेगा पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिव एनहांसमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। उससे सबसे पहला चीज़ है पीएम गति शक्ति। अब पीएम गति शक्ति इन्होंने जो नाम रखा, गति बोलते हैं ना, कितनी गति से वो फेंकता है, चाहे अख्तर के बारे में बोलता है वो कितनी तेज गति से फेंकता था, या कोई पीएम को मॉक भी करता है ये कितना तेज फेंकता है, जब वो कुछ चीज़ें बोलते थे जो लोगों को लगता है कि ये तो बस जुमले थे। तो उस लेवल में नहीं है, बट गति मीन्स द प्रोग्रेस ना, शक्ति, एनर्जी। तो ये बोलते हैं पीएम गति शक्ति जो हमने इस मिशन का नाम दे दिया, इट इज बेसिकली फॉर व्हाट, इट इज एन ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब मेरे दोस्तों आपको तो पता है इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो जाए। उसके लिए कंसेप्ट है इसका, उसके लिए कंसेप्ट है मेरे दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। उसके लिए कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यहाँ पे कागजों में तो बहुत कुछ लिखा जाता है,
ये ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली इतना सब कुछ हो जाए कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी करेंगे और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट भी ना हो जाए। और इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पर बोली है कि ये जो हमारा पीएम गति शक्ति जो प्लान है हमारा, जो हमारी प्रायोरिटी है, इट इज़ ड्राइवन बाय द 7 इंजन्स। इसका बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7 इंजन्स क्या है, मतलब अगर आपको ये ट्रेन चलाना है तो आपको इंजन लगेंगे, जैसे हम बोलते हैं जहाज में 4 इंजन होते हैं, ट्रेन के इंजन होते हैं। तो ये जो हमारा मिशन है पीएम गति शक्ति, इसके लिए इंजन्स कौन से होंगे, इसके लिए ये बोल रहे हैं 7 इंजन्स होंगे। कौन? रोडवेज, रोड जो है, रोड नेटवर्क जो है इंडिया का, हाईवेज और फिर लोकल लेवल पे जो रोड्स होते हैं, ये रोड जितने खतरनाक होंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो लॉजिस्टिक्स स्ट्रांग हो जाएगा, चीज़ें जल्दी पहुंच जाएंगी जहां पे उनको पहुंचना है, चीज़ें जल्दी पहुंचाएंगी, प्रोडक्शन जल्दी हो जाएगी और ग्रोथ जल्दी हो जाएगी। रेलवेज, क्योंकि रेलवेज के थ्रू अगेन कुछ चीज़ें आती है, लोग कम्युनिकेट करते हैं, पार्सल्स आ जाते हैं, तो लॉजिस्टिक्स पे फोकस हो रहा है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब का जो निकलता है ना, ये सारा फोकस जा रहा है लॉजिस्टिक्स। एक चीज़ जो आती है इंडिया में, अगर हमें कोई चीज़ बनानी है और अगर वो बाहर से आ रही है, इंपोर्ट होके आ रही है रॉ मटेरियल उसका, तो पहले वहाँ से आ जाएगा, फिर वो शिप पहुँचेगा पोर्ट ऑफिस पे, फिर वहाँ से कस्टम क्लियरेंस होगा, ठीक है, फिर कस्टम से वहाँ पे वो आ जाएगा, अगर ट्रेन होगी तो ट्रेन के जरिए वो कहाँ पे आएगा, जहाँ तक ट्रेन है, फिर वहाँ से ट्रक पे चढ़ेगा, फिर पहुँचेगा उस फैक्ट्री पे जहाँ पे चाहिए। इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो पीएम गति शक्ति मिशन जो जा रहा है, जो हमारा विजन जा रहा है, इसमें हम चाहते हैं, मतलब सरकार चाहती है, मैं नहीं चाहता हूँ, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द सरकार, बट मैं इस एंगल से बोलता हूँ कि ताकि क्लियर ज़्यादा पिक्चर आ जाए। इन सारे चीज़ों को सरकार चाहती है इतना वाइब्रेंट बनाए कि सारी चीज़ें स्मूथली हो जाए। तो जो आपको मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये सेंट्रल थीम है पीएम गति शक्ति का, ये सेंट्रल थीम है कि इन 7 एरियाज पे हमें फोकस करना है ताकि चीज़ें जल्दी से जल्दी बन जाए। चीज़ें जितनी जल्दी बन जाएगी ना, ऑब्वियसली बात है आपकी प्रोडक्शन जल्दी ज़्यादा हो जाएगी। आप जीडीपी में आप बोलते हैं कि जितना भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो गया, अब वो प्रोडक्शन अगर जल्दी जल्दी हो जाएगा, अब कोई चीज़ कश्मीर की फैक्ट्री में बनता है मेरे दोस्तों, दैट एड्स द वैल्यू टू द जीडीपी, बिल्कुल सर, वो जीडीपी में वैल्यू कर रहा है। अब एक चीज़ को जम्मू कश्मीर पहुंचने तक अगर मैं कोई चीज़ इंपोर्ट करता हूं और वो पहुंचता है गुजरात के पोर्ट पे, मुझे जम्मू कश्मीर मंगाना है तो गुजरात के पोर्ट तक पहुंचा दूंगा, पहले गुजरात के पोर्ट में क्लियरेंस करा दूंगा, फिर वहां से किसी बंदे को बोलूंगा, फिर वो ट्रेन से सपोज आ जाता है जम्मू तक, जम्मू में फिर ट्रक में चढ़ता है, फिर जाते आता है कश्मीर, कभी रोड बंद है, ये सब कुछ कितना टाइम लगता है। अब अगर ये और कस्टम क्लियरेंस लगता है और इतने सारे फिर क्लियरेंसेज होते हैं, इतने सारे पासेस होते हैं, इतनी जगह जंक्शंस होते हैं, इतनी जगह पुलिस खड़ी होती है, ई वे बिल बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये पास वो पास, बहुत सारे क्लियरेंसेज और बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ और बहुत सारे मल्टी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो पहुंच के फिर कश्मीर पहुंचता है। आपको फिर पहले ट्रेन अरेंज करनी है, फिर शिप और ये फिर क्या बोलते हैं ट्रक, ये सब कुछ अरेंज कराना पड़ता है, इतना टाइम लगता है। अगर इस टाइम को मिनिमाइज किया जाएगा तो प्रोडक्शन कितनी जल्दी हो जाएगी, प्रोडक्शन कितनी जल्दी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी। यही तो बात है, तो उस पर फोकस करेंगे और बिल्कुल अच्छा विजन है, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूँ। तो फिर क्या बोल रहे हैं ये वर्ड, एक एक वर्ड का मीनिंग है, तभी मैं इसको डिटेल में कर रहा हूँ। कुछ लोगों को बोरिंग लगेगा तो वो प्लीज़ यूट्यूब भरा पड़ा है आपको वहाँ से ज्ञान लेने के लिए। अब ये 7 इंजन विल क्या करेंगे, विल पुल फॉरवर्ड द इकोनॉमी इन यूनिसन। जब ये सारे 7 इंजन सही होंगे, आपका एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवेज नेटवर्क्स, रोड्स नेटवर्क, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका स्ट्रांग होगा तो आपकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो ज़रूरत है इन, तो आगे वाला जो बजट आपका मिलेगा पार्ट ए में, वो यही चीज़ बोलेगा, रोड्स पे हम क्या काम करने वाले, रेलवेज में हम क्या काम करने वाले, एयरपोर्ट्स पे हम क्या काम करने वाले, पोर्ट्स में लॉजिस्टिक पार्क्स हम लाएंगे, तो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको ऐसे समझ आ गया। और इतना ही नहीं होगा, इसके लिए आपको कुछ और भी चाहिए। आपको आईटी कम्युनिकेशन चाहिए, आपको एनर्जी ट्रांसमिशन। आईटी कम्युनिकेशन क्यों चाहिए भाई, टेक्नोलॉजी का फायदा तो नहीं लोगे तो फिर कैसे करोगे आप चीज़। रोड सब कुछ बनाया, बट डॉक्यूमेंट्स अभी वही मैनुअली जा रहे हैं, उसके पास जाना पड़ रहा है। कस्टम क्लियरेंस आपको खुद से जाना पड़ता है वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस करने। अगर कस्टम क्लियरेंस वहाँ पे डिजिटलाइज हो जाएगी, आपको जाने की जरूरत ही नहीं, फेसलेस असेसमेंट हो गए वहाँ पे। अब आप बंदे को अरेंज करो कितना टाइम लगेगा, और अगर आप फेसलेस असेसमेंट होगी, क्लियरेंसेज आपको जल्दी मिल जाएगा। वो कब हो जाएगा, जब डिजिटलाइज हो जाएगा, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, आपको रियल टाइम पे मिलेगा भाई आपका कंसाइनमेंट कहाँ पहुँचना। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन, उस पर भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है लॉजिस्टिक्स में, सप्लाई चेन में। सप्लाई चेन आप लोगों को पता है ना,
ये माल कहाँ से आता है, जब तक ये बनता नहीं है और फिर बिकता नहीं है, उसको सप्लाई चेन बोलते हैं। यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का यूज़ होता है। तो अभी ब्लॉकचेन लेवल पे तो नहीं जा रही है सरकार, किस लेवल पे जा रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोलती है कि इसमें फिर क्या होगा आगे, हमें इकोनॉमी को आगे लाना है, पीएम गति शक्ति मिशन को सक्सेसफुल करना है, तो उसके लिए फिर क्या होगा, सबका प्रयास लगेगा। सबका प्रयास क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट वो आ जाए और प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर आ जाए। सरकार अपॉर्चुनिटीज देती है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को, आप आ जाओ हमारे साथ पार्टनरशिप करो। कैसे होते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सरकार साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर दिया, देयर आर सम वेज ऑफ डूइंग दैट बिजनेस। वो भी बोलते हैं लीडिंग टू अ ह्यूज जॉब, और उससे क्या होगा, ह्यूज जॉब होगा और एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल स्पेशली द यूथ। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं सरकार का कोई वो नहीं है, हिमायती नहीं हूँ यहाँ पे, पर देखो इन्होंने एक बात बोली और बिल्कुल लॉजिकल बात बोली। अब क्या बाहर होगा वो अलग बात है, बट बिल्कुल लॉजिकल बोले कि इन 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे, सारे मिलजुल के काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, जॉब्स बढ़ेंगी। अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें आएंगे, रोड्स बनाने हैं तो जॉब्स तो बढ़ेंगे ना। इंजीनियर्स कितने, अब बोलेगी सरकार बोलेगी इतने सारे रोड बनाने, अब रोड्स पे मजदूर भी लगता है, इंजीनियर भी लगता है, और उसके लिए आपको सीमेंट सरिया ये सब कुछ लगता है, तो वो छोटे छोटे बिजनेसमैन भी चले ना, वो भी तो लग रहे हैं ना। तो सारे ऐसे ही बढ़ते हैं। फिर आगे अपोजिशन बोलेगी कि भाई आप जॉब्स नहीं दे रही है, ये तो जॉब के लिए तो कर रहे हैं ये। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो जॉब्स तो खुद ही क्रिएट हो जाएंगे। तो वो चीज़ मुझे ऑनेस्टली अच्छी नहीं लगती है जहाँ पे वो चीज़ करते हैं। और एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज अभी मैं दिखाऊंगा आगे, बहुत सारी इंसेंटिव्स दे रही है सरकार कि आप आ जाओ, आप अगर कोई बिजनेस मतलब एंटरप्रेन्योरशिप आपको पता है कोई चीज़ है, न्यू तरह का बिजनेस आप करोगे, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ईवीज का कंसेप्ट आ रहा है, तो वहाँ पे पूरा आप एंटरप्रेन्योर दिमाग लड़ाओ और आके कुछ सोचो। अगर हम जॉब्स नहीं दे पाएंगे, आप कुछ डिफरेंट सोचो ना, आ जाओ हम आपके लिए प्लेटफॉर्म करें, और स्पेशली यूथ के लिए। और बिल्कुल सही पॉइंट है। अब पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में ये क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा ये फोकस करेंगे मल्टी मॉडल सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मतलब क्या है ना, पहले शिप से आ रहा था, उसके बाद ट्रेन से आएगा, फिर ट्रक से आएगा, है ना, फिर छोटी गाड़ी से आएगा। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सीमलेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें रेडीली अवेलेबल होंगे, कि ऐसी चीज़ें हो जाएं कि जहाँ तक ट्रेन है वहाँ पर ही एक बड़ा बस का मतलब ट्रक्स का वो सेंटर ही हो, कुछ हो, वो मैं आपको बताऊंगा जब लॉजिस्टिक पार्क आएगा ये चीज़ करके। इट विल आल्सो इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज पर द गति शक्ति मास्टर प्लान। ठीक है, ये तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे जो अपना गति शक्ति मास्टर प्लान है उसमें स्टेट्स अपना अपना, देखो स्टेट्स भी अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाएंगे। तो सब जगह अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, स्टेट्स को जहाँ पे अपने एंड पे रोड्स बनाने वो वहाँ पे रोड्स बना ले, वहाँ पे अपना कुछ हब्स बना दे, सेंट्रल अपने लेवल पे बनाएंगे, और फिर जाके ओवरऑल ये सारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 आपको याद रखना क्या क्या है। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या आया, 7 में सबसे पहले क्या था, रोड। अब देखो रोड में क्या प्लान है, जो पीएम गति शक्ति प्लान है, हमने एक इंजन बोला रोड। अब रोड के लिए इन्होंने अपेरेंटली क्या बोला, देखो मेरे दोस्तों ये आपको याद रखना है, इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस साल टारगेट है उनका हाईवेज, नेशनल हाईवेज जो है 25,000 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ा दे। तो अगर आपको इस साल कितना टारगेट था इंडिया का इस बजट में नेशनल हाईवेज को एक्सपेंड करने का, जो भी अभी हमारा हाईवेज है उसको और बढ़ाने का, दैट इज 25,000। 25,000 किलोमीटर का हाईवे बनेगा। अब कितना इसमें लगा लो, कितना चीज़ें लगेंगी और कितने इंजीनियर्स को जॉब्स मिलेगी। और 20,000 करोड़ विल बी मोबिलाइज्ड थ्रू इनोवेटिव वेज ऑफ फाइनेंसिंग टू कॉम्प्लीमेंट द पब्लिक रिसोर्सेज। अब ये जो रोड बनेगा, इसका जो पैसा लगेगा उसके लिए क्या हो गया, 20,000 करोड़ सरकार इकट्ठा करेगी, मोबिलाइज करेगी उसके लिए। अब कैसे करेगी, वो बोल रहे हैं थ्रू इनोवेटिव वेज ऑफ फाइनेंसिंग। ये डिटेल कहीं वो अलग से बोलेंगे, या अगर बोला होगा कैसे करेंगे उस पर बात नहीं, बट 20,000 करोड़ इस पर लगेगा। और जो जगह कितना एक्सपेंड करेंगे दैट इज 25,000। तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 25,000 याद रखना है। अब ये दूसरा फोकस रहेगा सीमलेस मल्टी मॉडल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं इन रोड से, एयरपोर्ट से, या मतलब एयरलाइन से, या गुड्स, इनका मल्टी मॉडल मूवमेंट करना है। इसके लिए वो क्या करेंगे, द डाटा एक्सचेंज ऑल मोड ऑपरेटर्स जो भी है, जैसे शिप्स वाले हैं, शिप ऑपरेटर्स है, ट्रक ऑपरेटर्स है, ये जितने ट्रेन है, ये सारे, इनके लिए क्या हो जाएगा, देयर इज ए कंसेप्ट कॉल्ड यूलिप, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरप्रेट प्लेटफॉर्म। ये आपको याद रखना पड़ेगा।
कि सीमलेस मल्टीपॉइंट मूवमेंट के लिए वो कौन सा ये याद प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, दैट इज यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म डिजाइनेड फॉर एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। बेसिकली ये थोड़ा सा हिंट है ब्लॉकचेन का, ठीक है, इसको आप अलग से पढ़ सकते हो, मैं भी अगर टाइम लेगा उसमें वीडियो का। तो फोकस है यहाँ पे कि ये जो चीज़ें आ रही है इनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है या लोगों को एक जगह से दूसरा पहुंचाना है, इनको ज़्यादा दिक्कतें ना हो जाए। मैं एग्जांपल देता हूँ, आगे जाके आप पढ़ोगे, इधर इन्होंने बोला कि हम ई पासपोर्ट लाएंगे। क्या होता है, इमिग्रेशन सेंटर्स पे आपको बहुत टाइम लगता था मैनुअल पासपोर्ट्स को वेरीफाई करने के। जब ई पासपोर्ट होगा, सारा चीज़ उसमें होगा, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। मुझे कोई फैक्ट्री लगानी है, ये लगानी है, तो मुझे क्लियरेंसेस लेने पड़ते थे। अब क्लियरेंस के लिए मुझे सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था। जब ये चीज़ डिसाइड होगी कि भाई आपको क्लियरेंस ऑनलाइन मिलेगी, तो आपको सरकारी दफ्तर जाना नहीं पड़ेगा, तो क्या हो गया, मूवमेंट जल्दी हो जाएगी। इसी तरह मुझे चीज़ें इंपोर्ट करनी थी, जब इंपोर्ट किया तो पहले होता था कि आपको खुद उधर प्रेजेंट होकर कस्टम क्लियरेंस कराना है, कस्टम का ऑफिसर आएगा, वो गुड्स को देखेगा, सब कुछ देखेगा, फिर आपको रिलीज कर देगा। बोला नहीं, सिविल असेसमेंट होगी, फेस असेसमेंट होगा, आपको आने की जरूरत नहीं, आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो, हम चेक करेंगे और आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कस्टम क्लियरेंस, ठीक है ना। बहुत सारी जगहों पे आपको फिर पहले होता था कि चालान ये सब कुछ, फिर बोला ई वे बिल ये सब कुछ, तो उसमें वो रेगुलेशन करेंगे ताकि चीज़ें जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, और लोगों को अगर जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जितना जल्दी हो सके वो पहुंचाएंगे। तो उसके लिए जो उन्होंने रखा है दैट्स यूलिप। एक्चुअली ब्लॉकचेन का भी कंसेप्ट मैं चाहता हूँ अलग ही वीडियो में रखूँ। उसमें क्या होता है, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं और थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वो जल्दी जल्दी हो जाता है, वो अलग से मैं बताता हूँ। तो फोकस उसी पे जा रहा है, अगेन हम टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जितने भी टाइम लग रहा है इस चीज़ में, इसको अगर हम एनालाइज करते हैं कि एक चीज़ को कश्मीर आने तक बाहर से कितना टाइम लगता है, उसको हम कैसे कट करेंगे, तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा चीज़ लाया उन्होंने, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। तो अभी ये एक और चीज़ है जहां पे क्वेश्चन आ सकता है। 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करेगी लोगों को, और किस मोड पे करेगी, पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी मोड पे वो 4 कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब 4, आप ऐसा याद रखो एग्जाम से, 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स आ जाएंगे आने वाले साल में। 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स आने वाले हैं, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड, उसमें टाइम लगेगा, बट कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट इन दिस ईयर ओनली। उसमें क्या होगा, आप लगा लो कि ऐसा जगह बनाया जाएगा कि सारी चीज़ें जो बाहर से वहाँ पे आ रही है जल्दी आ जाएंगे वहाँ पे, इस तरह से वो बनाया जाएगा। और उसमें से सब कनेक्टिविटी की, ट्रेन की कनेक्टिविटी रहेगी, फिर ट्रक्स की कनेक्टिविटी रहेगी, वेयर हाउसिंग रहेगा, सब कुछ रहेगा कि आपको वेयर हाउस के लिए भी वहाँ पे जगह होगी, वहाँ तक आपको ट्रक पहुँचेगी, और वहाँ से मतलब वहाँ तक आपको शिप पहुँचेगी, और शिप के थ्रू फिर ट्रेन वहाँ तक पहुँचेगी, और फिर जाके फिर वहाँ पे आपको ट्रक्स मिलेंगे, तो आप जल्दी जल्दी वहाँ पे माल को पहुंचा सकते हो और वहाँ से फिर ले सकते हो जहाँ पे आपको ले जाना पड़ता है। इस तरह से पूरी कंट्री में ये 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को इस साल अवार्ड करेंगे। तो ये हो गया रोड और लॉजिस्टिक्स के लिए। उसके बाद था रेलवेज। रेलवेज के लिए क्या था, रेलवेज भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस कंट्री में चीज़ों को और लोगों को पहुँचाने में। तो इसमें इन्होंने जो एक चीज़ याद रखी है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, एक है Railways will develop new products and efficient logistics service for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railway networks to provide seamless solution for movement of parcels। मतलब इस साल थोड़ा सा फोकस ये भी रहेगा, रेलवेज इन लाइन विद द, मतलब इन कंटैक्ट विद द पोस्टल डिपार्टमेंट, कुछ और तरीके की लाएंगे ताकि रेलवेज के थ्रू जो पोस्ट है पार्सल्स जल्दी पहुँचे। कैसे होगा वो डिटेल उनको मिनिस्ट्री फिर बता देगी, रेलवे डिपार्टमेंट और पोस्टल डिपार्टमेंट को आपको क्या करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ रखा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कंसेप्ट विल बी पॉपुलराइज्ड टू हेल्प लोकल बिजनेस एंड सप्लाई चेन। आपको याद होगा लास्ट बजट में इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। लास्ट बजट में इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो कंप्यूटर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं उनको अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में पता है। जैसे मुझे याद है बारामूला का इन्होंने बोला था एप्पल, ये बारामूला में सबसे ज़्यादा एप्पल निकलता है, मुझे बारामूला का याद है। और जम्मू का सपोज इन्होंने डेयरी बोला था। इससे क्या कर दिया इन्होंने, वो कर दिया, देखा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या बनता है, तो उसे क्या हो गया, अगर किसी बंदे को सेब चाहिए तो उसको पता है सबसे ज़्यादा सेब मुझे कहाँ मिलेंगे, बारामूला से मिलेंगे। जब ये चीज़ पता हो गई, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से पता हो गई, तो जिसको बिजनेस करना उसको पता मुझे ये चीज़ जहाँ सबसे ज़्यादा मिलती है वहाँ मुझे सस्ती मिलेगी, तो वहाँ जाएगा खरीदने, ऐसी चीज़ होगा। तो वो उन्होंने वहाँ पे कर दिया था। अब ये बोल रहे कि हम कंसेप्ट ला रहे हैं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, जितने भी रेलवेज पे आ जाएंगे स्टेशन, तो हर स्टेशन को एक फेमस चीज़ से जाना जाएगा,
कि मुरादाबाद स्टेशन है तो यहाँ पे ये चीज़ें मिलती है ना। जैसे बोलते हैं वहाँ के अमृतसर के छोले, ये छोले कुलचे, या कहीं के कुछ और ऐसे बोलते हैं ना, मशहूर होते हैं, कश्मीर का वाजवान। इस तरह से बोलेंगे हर स्टेशन में क्या क्या चीज़ मिलती है, ताकि लोगों, बिजनेसमैन जो आएंगे उनको पता होगा, या अगर हमें ये चीज़ का बिजनेस करना है तो हम इस स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ पे हमें मिलेगा, और उस स्टेशन पे ऑर्डर करके ट्रेन के थ्रू पहुंचा देंगे। तो ये एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जगह भी फैमिलाइज हो जाएंगे और लोगों को भी पता चला कि ये चीज़ें हमें कहाँ पे मिलेंगी। तो उसके लिए उन्होंने टारगेट रखा है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। तो आपको याद रखना है, अगर पता होगा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट मतलब हर रेलवे स्टेशन के अराउंड में जो वहाँ की फेमस चीज़ होगी वो नॉमिनेट करेगी गवर्नमेंट, और फिर उस प्रोडक्ट के लिए इतना नहीं कि बोलेगी कि ये प्रोडक्ट है यहाँ पे, उसके लिए फिर गवर्नमेंट चीज़ें भी लाएंगे कि उन चीज़ों को वहाँ पे मतलब कुछ फैसिलिटीज़ लाएंगी जिससे वो चीज़ वाकई वहाँ पे बने भी अच्छी तरीके से और वो पॉपुलर भी हो जाए। तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आपको याद रखना है, इस बजट में लाया गया है रेलवेज के लिए। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत 2000 किलोमीटर ऑफ नेटवर्क विल बी ब्रॉट अंडर कवच। अब आपको ये सीखना पड़ेगा ये कवच क्या है। कवच बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है और एक इंडियन मेड टेक्नोलॉजी है। इससे क्या होता है, ट्रेन्स में ये एक सिस्टम है बेसिकली। इससे क्या होता है कि ट्रेन को पता चलता है कि अगर वहाँ से ट्रेन, अगर कभी मतलब आपने कभी देखा कितनी ट्रेन चलती है, कभी कभी आप देखते हो रात को भी चलते हो और यहाँ से ट्रेन और यहाँ से ट्रेन, बट इनकी टक्कर नहीं होती है, बिकॉज उनको अपने अपने रूट्स पता होते हैं। ये जो कवच एक सॉफ्टवेयर है, ये जब ट्रेन में लगाया जाता है तो अगर खुदा न खास्ता कुछ गलतियां हो गई या कुछ हो गई तो आने से ट्रेन वाले आने वाले तो फिर एक्सीडेंट होगा, कितना गंदा एक्सीडेंट होगा। तो अगर कुछ ऐसा होगा या कुछ लगेगा कि कुछ गलत होने वाला है तो ये ट्रेन की स्पीड को खुद ही कम करेगा। तो ये कवच का फीचर है और ये इंडियन मेड टेक्नोलॉजी है। तो बोलेंगे आप 2000 किलोमीटर नेटवर्क को और कवच में लाएंगे, द टारगेट इज की क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, बोलते हैं इसका जो थीम है ना कवच का, दैट इज सिंगल एक्सीडेंट इन 10,000 ईयर्स। मतलब इतना इसका सक्सेस रेशियो कि ये फेल नहीं होगा। अगर फेल होंगे तो 10,000 साल में एक बार ये कवच वर्क नहीं करेगा। मीन्स ये ट्रेन का क्या होगा, जो ट्रैवल होगा वो सेफ रहेगा, एक्सीडेंट्स नहीं हो जाएंगे। तो दिस इज द फीचर ऑफ द कवच टेक्नोलॉजी। तो कवच के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना। 2000 किलोमीटर ये आप याद रखना कि नेटवर्क ऑफ मतलब रेलवेज जो है वो इसमें लाएंगे इस साल। और ये क्या है, व्हाट इज कवच? कवच इज द इंडिजिनस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी फॉर सेफ्टी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, ठीक है ना। और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, इस साल के बजट में इन्होंने बोला 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत। लास्ट ईयर इन्होंने वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की थी, मुझे पता है एक जाती है जम्मू कटरा है ना दिल्ली से। और अब बोलते हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में कितनी ट्रेन बनाएंगे ये वंदे भारत, 400, और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लोग अपनी जगहों पर पहुंचे। और क्या है, 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, जहां से वो माल लोड किया जा सकता है, कार्गो है ना, कंसाइनमेंट्स। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो वो बोला बनाएंगे, उसके लिए वो क्या करेंगे, 100 टर्मिनल बनाएंगे नेक्स्ट 3 इयर्स में, ताकि टर्मिनल से जल्दी माल उतारा जाए, मल्टी मॉडल पार्क पे लिया जाए या मल्टीपर्पज से वहां पे लिया जाए और वहां से उसको वो कर दिया जाएगा। और एक और चीज पे जो जा रहे हैं, जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है उस पर आप फोकस किया जाएगा। ये भी थोड़ा देख लेना, ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है उस पर फोकस किया जाएगा। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ पर्वतमाला। दैट इज़ पर्वतमाला, ये आपको याद रखना है। पर्वतमाला स्कीम क्या है? पर्वतमाला स्कीम किसका नाम दिया है? नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो रोपवेज होते हैं, जो लोग हिली एरियाज में वो उसको कर सकते हैं, मतलब फिगर आउट कि आपको ऊपर जाना है। जैसे मुझे याद है, जैसे किश्तवाड़ में लोग रहते हैं, डोडा में लोग रहते हैं, नीचे से ऊपर जाना कितना टाइम लगता है, अगर कोई दक्षिण उस एरिया में रहता है कितना टाइम लगता है। तो उन एरियाज पे, जो हिली एरियाज पे, गवर्नमेंट का कंसेप्ट है कि हम क्या लाएंगे, रोपवेज लाएंगे, केबल कार्स लाएंगे काइंड ऑफ। तो उससे क्या होगा, वहां पे वहां तक पहुंचना आसान हो जाएगा। जैसे आप देखोगे गुलमर्ग में केबल कार है, इस तरह से अगर किश्तवाड़ में वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, अब रोड बनाएंगे इतना टाइम लगेगा, तो देयर इज अ कंसेप्ट होता है रोपवेज। अब फिर उधर केबल कार्स लगेंगे, क्या लगेंगे,
आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो। तो इसमें दो चीज़ें हैं, वहाँ के लोग बेचारे जल्दी वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ उनको पहुँचना है, दूसरा उससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। अच्छा हाँ, लोग हैं जो सिटीज़ में रहते हैं, कभी उनको मन किया कि केबल कार में जाएँ या चीज़ जाए, रोप वेज में जाए, ठीक है ना, उधर नॉर्मली वही गंडोला जिसको हम बोलते हैं, केबल कार्स, तो वो होती है, तो वो बनाएंगे। तो ये भी इन्होंने लाया कि हम क्या लाएंगे, नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट। उससे भी क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट जो है वो ईजी रहेगा, चाहे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल है, उनको देखो कितना मेहनत लगता है वहाँ तक चीज़ पहुँचाने में, तो वो आसान हो जाएगा। तो इस स्कीम का इन्होंने नाम दिया पर्वतमाला। अभी ये क्या करेंगे, इस साल 8 कंट्रैक्ट लाएंगे, 8 रोपवेज लाएंगे, उसके लिए कंट्रैक्ट देंगे। टोटल लेंगे जो होगी फॉरन लेंगे तो 60 किलोमीटर, मतलब कहीं पे 7 किलोमीटर का बनाएंगे, कहीं पे 9 किलोमीटर, क्योंकि हिली एरिया में वो किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा बन जाता है फिर, ठीक है, 7-9 किलोमीटर का, वो ऐसे ऐसे करके 60 किलोमीटर के लिए 8 रोपवेज। और इसमें इन्होंने जो नॉर्मली स्टेट्स रखी है, एक तो यहाँ पे हमारा आएगा नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है और उत्तराखंड है, और फिर जाके आपका नॉर्थ ईस्ट में जो हिली एरियाज है। इस तरह से 8 एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएंगे और वहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, मतलब अगेन पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे तरीके मॉडल्स हैं। वन ऑफ द मॉडल्स इज जो नॉर्मल होता है, उसको बोलता है बिल्ट ओन ऑपरेट एंड रन ट्रांसफर। मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आपको समझ कैसे, जैसे अभी उन्होंने बोला कि हमें हाईवे बनाना है, मैं इसमें देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को जिनको शायद ये चीज़ें नॉलेज नहीं होगी, एंड आई डोंट एग्जैक्टली नो हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग इट फॉर दिस टाइम, उनको मेरी बकवास लग रही होगी। अगर आपको मेरी बकवास नहीं लग रही हो तो कमेंट में बोला कि नहीं सर हम आपको पूरा सुन रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मैं एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे हाईवेज बनाने। अब आपको क्या लगता है, सरकार ये हाईवे खुद बनाती है? लोगों से टैक्स तो लेती है, वो अलग बात है कि आपको फिर इस पर टोल वोल देना पड़ेगा, सरकार को जाता है। अब कैसे होता है, सरकार क्या करती है, सरकार एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करती है कि हमें यहाँ से यहाँ तक हाईवे बनाना है, तो जिसको ये अवार्ड हो जाएगा, जैसे L&T को ये अवार्ड हो गया, ये रोड, ये हाईवे, अब L&T को बोला जाएगा कि भाई नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए यहाँ से जो भी रेवेन्यू आएगा वो तुम्हें होगा, तुम्हें ये 3 साल में बना के देना है। तो L&T क्या करेगा, L&T उस रोड को 3 साल में बनाने की कोशिश करेगा, जल्दी बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो जितना जल्दी बनाएगा उतना उसका फायदा है। फिर वहाँ पे टोल लगाया जाएगा, और टोल से जो भी रेवेन्यू आएगा उसमें से या तो सारा या कुछ परसेंटेज शेयर, मतलब सारा वो खुद रखेगा, या ऐसा होगा कि मैक्सिमम खुद रखेगा, कुछ परसेंट शेयर गवर्नमेंट को देगा। नॉर्मली ये सारा होता है, ठीक है, क्योंकि सरकार को पता है फिर वहाँ पे इनका टैक्स आएगा, तो टैक्स से 30% लेंगे, तो यहाँ इनको पूरा खाने दो, ठीक है ना। तो सरकार फिर उनको यही बोलती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जम्मू के बच्चे हैं, अगर चैनल पर देख रहे हैं, तो जम्मू से उधमपुर तक उन्होंने रोड बना दिया, ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है, सरकार ने खुद बनाया? नहीं, प्राइवेट कंपनी ने बना दिया। फिर ये क्या करते हैं, उनको बोले ठीक है तुम टोल लगा लो और वहाँ से रेवेन्यू कमा लो। वो कंपनी 17 साल में रेवेन्यू कमाती है, उसको लगता है तो जो मेरा 3 साल में इन्वेस्टमेंट हो गया है वो मैं फिर 17 साल में उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। और फिर 20 साल बाद वो रोड सरकार की होती है, उसको बोलते हैं बिल्ट ओन ऑपरेट एंड लास्ट में ट्रांसफर, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ट्रांसफर नहीं होता है ऐसा, क्योंकि ओन नहीं होता है, वो रोड सरकार की रहती है, बट कुछ चीज़ें होती है। हम अपनी कंपनी में ये चीज़ लाते हैं, हम किसी को बोलते हैं कि तू ये प्रोडक्ट फैक्ट्री बना के दे, काइंड ऑफ रिफाइनरी में, फिर उसको चलाते हैं बिल्ट ओन एंड ऑपरेट, या बिल्ट ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, मतलब तू बना ले, तेरा ही हो गया ये एसेट, तू ही चला ले, हमें बस यहाँ से प्रोडक्ट दे दे, और लास्ट में तू फिर इस फैक्ट्री को हमारे नाम कर देना जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। तो ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब है पब्लिक कंपनी या है सरकार और प्राइवेट की प्लेयर से टाई अप कर दिया, उसको बोलते हैं पीपीपी मोड। तो ये रोपवेज भी सरकार खुद नहीं बनाएगी, प्राइवेट प्लेयर्स को बोलेगी तू यहाँ से यहाँ तक रोपवे बना दे, वहाँ पे फिर लोगों से ले लेना पैसे, है ना, और लोगों को बोला जाएगा कि भाई हमने आपके लिए ये भी कर दिया। तो दोनों चीज़ें होती है, इट इज़ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। उसके बाद क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है, बिल्डिंग ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करने की बहुत ज़रूरत है ऑब्वियसली। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, विद टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, central ministries, state governments and their infra agencies will have their skills upgraded. This will ramp up capacity in planning, design. तो इतना क्रक्स में इसके मैसेज आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से सारे स्टेट वर्क को, भाई कमर कस लो, अपने बंदों को तैयार करो, जो भी काम होने वाले सरकारी काम वो डीलेपन से नहीं होने वाले, बहुत अटेंटिवली आपको सारा काम करना है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इस पहले सेशन में मैंने सिर्फ एक पार्ट को कवर कर दिया, दैट इज़ PM गति शक्ति, ठीक है। PM गति शक्ति को अभी हम अगर समराइज करेंगे मेरे दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट विल बी ड्रिवन बाय 7 इंजन्स, दैट इज रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ठीक है ना, पोर्ट्स मतलब सी पोर्ट्स,
मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड इनलैंड वाटरवेज भी होते हैं ना, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और नेशनल प्लान एम्स टू वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सिनर्जी, ठीक है ना, लॉजिस्टिक्स से गुड्स को बोलते हैं। और इसके बाद मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवेज, 25,000 किलोमीटर के हाईवेज एक्सपेक्टेड है 2022-30 में कंप्लीट होना। और यूलिप प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या करेंगे, डाटा एक्सचेंज में ऑल मोटर ऑपरेटर्स, क्योंकि सबको पता चले कौन सा कंसाइन में कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, सबको पता चलेगा, तो सीमलेस ट्रांसपोर्ट हो मूवमेंट हो जाए। और 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इस साल में अवार्ड हो जाएंगे थ्रू पीपीपी मोड। और पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क को इंटीग्रेट किया जाएगा फॉर फैसिलिटिंग द पार्सल मूवमेंट। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का नारा लगाया जाएगा। और जो कितनी ट्रेन हमने पढ़ा था, 2000 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क को एक्सटेंड किया जाएगा अंडर कवच, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो जाए। और 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन आने वाले 3 सालों में बनाई जाएंगी। और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बिटवीन मास अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, नेशनल रोडवेज डेवलपमेंट प्लान एज पर दिस में 8 हमने पढ़ा था। और कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये मैंने आपको आज पहला कर दिया। कल हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से इस पूरे बजट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा।